बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होती है, इसके लिए ये पहले देखें, सोचें कि अगर किसी एसी सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, उसके साथ कैपेसिटर, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, इस तरह के डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। ठीक है, ज़्यादा कंपोनेंट्स, एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स उसके साथ लगे हुए हैं। जिस तरह पहले तो आपने पढ़ा ना कि कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट, यानी कि एक इंडक्टर लगा हुआ है एसी सोर्स के साथ और एक दूसरा आपने पढ़ा एक कैपेसिटर लगा हुआ है एसी सोर्स के साथ। लेकिन अगर ये कोई से दो या तीन कंपोनेंट्स इकट्ठे लगे हों, तो देन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस लगी हुई है और वो एंड कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर लगा हुआ है और इंडक्टर लगा हुआ है सर्किट में, तो देन कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, यानी इंडक्टर की जो रिएक्टेंस हो गया, इंडक्टर की रेजिस्टेंस ऑपोजिशन ऑफ जो है ना, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंस, उसको आप रिएक्टेंस बोलते हैं। तो देन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इज नाउन एज इम्पीडेंस, यानी वो रिएक्टेंस का और यानी रेजिस्टेंस का और रिएक्टेंसेस यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, इन सारों का कंबाइंड इफेक्ट जो है ना, दैट इज नोन एज इम्पीडेंस। उसको आप इम्पीडेंस बोलते हैं। दैट इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इन एन अल्टरनेटिंग सर्किट, करंट सर्किट इज नोन एज इम्पीडेंस, यानी उनका कंबाइंड इफेक्ट जो है दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। लिख लेते हैं हम ना, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस and reactances यानी एक से ज़्यादा हैं, कैपेसिटिव और इंडक्टिव, इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस, इज नोन एज इम्पीडेंस। इसको आप इम्पीडेंस बोलेंगे, नहीं, ये इसकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें पता है ना कि जिस तरह के रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस है और या कैपेसिटेंस जो है सी, ये तीनों ऑफर ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी ये तीनों जो है ना, तीनों कंपोनेंट्स जो है ना, वो करंट के फ्लो में ऑपोजिशन ऑफर करते हैं कुछ ना कुछ। तो देयर कंबाइंड इफेक्ट इज नोन एज इम्पीडेंस, यानी उन सारों की जो ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द रिएक्टेंस, रेजिस्टर, कैपेसिटेंस और वो जो है इंडक्टर जो है, इनकी ऑपोजिशन ऑफर्ड इज कॉल्ड इम्पीडेंस, यानी उसका कंबाइंड इफेक्ट जो है दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय जी। उसको जी से आप जेड से, कैपिटल जी से इस तरह डिनोट करेंगे, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इम्पीडेंस इज द measured by the ratio of root mean square value of applied voltage to the root mean square value of a resulting AC, यानी ये किसकी रेशियो है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज VRMS की। किसी भी सर्किट में अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं तो देन उसमें जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज होगी, उसको हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट उससे डिवाइड कर देंगे, तो दैट विल गिव यू द इम्पीडेंस। तो
इम्पीडेंस इज द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज टू द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो यूनिट ऑफ ओहम, ये जो है इम्पीडेंस इज ओहम, यानी इम्पीडेंस के यूनिट्स क्या हैं, ओहम। जिस तरह रेजिस्टेंस वाले, ओहम इज द यूनिट ऑफ इम्पीडेंस। फॉर एग्जांपल, अगर कोई, हमारे पास एक एग्जांपल है आपकी बुक में कि व्हेन 10 वोल्ट आर अप्लाइड टू एन एसी सर्किट, की किसी एसी सर्किट को अप्लाइड वोल्टेज जो है वो दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट, वीआरएमएस जो है ना वो इस सर्किट में 10 वोल्ट के इक्वल है। तो एसी सर्किट द करंट फ्लोइंग इज इन इट इज इन उसकी वजह से जो उसमें करंट फ्लो करता है आई आर एम एस दैट इज इक्वल टू 10, वो है 100 मिली एम्पेयर। तो फाइंड द इम्पीडेंस, वो कहता है कि इम्पीडेंस फाइंड आउट करें। 100 मिली एम्पेयर करंट है विच इज़ इक्वल टू, इसको 100 मिली एम्पेयर्स को एम्पेयर्स में चेंज करें, 100 को आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एम्पेयर में चेंज हो जाएगा। अब इस इम्पीडेंस निकालें, तो इम्पीडेंस किसके इक्वल होगी, वी आर एम एस डिवाइडेड बाई आई आर एम एस। वी आर एम एस क्या है 10, आई आर एम एस क्या है 100 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ एम्पेयर। ऊपर क्या है वोल्ट्स, तो ये बचेगी ओहम बचेगी। वोल्ट्स किसके बराबर होते हैं, ओहम इंटू एम्पेयर के। तो एम्पेयर एम्पेयर से कैंसिल हो जाएगा, ओहम्स बचेंगे। तो ये आ जाएगा 100, 10 की पावर ऊपर जाके 3 इंटू 10, ये आ जाएगा 100 ओहम्स, ये इम्पीडेंस होगी। इसके बाद आज का हमारा एक्चुअल जो है ना बड़ा मेन टॉपिक जो हमने करना है ना वो है वो पढ़ना है आरसी एंड आरएल सीरीज सर्किट। आज हम आरसी सीरीज सर्किट ही करेंगे, आज आरएलसी दोनों नहीं हो सकेंगे। आरसी सीरीज सर्किट या एसी थ्रू आरसी सर्किट, एसी थ्रू आरसी सीरीज सर्किट। के आरसी सीरीज, जिस तरह आर है रेजिस्टेंस, सी स्टैंड फॉर कैपेसिटर। तो अब इसमें आरसी सीरीज सर्किट में क्या है कि एक एसी सोर्स है, उसके साथ देयर इज अ एसी सोर्स, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अ कैपेसिटर एंड, यानी एक कैपेसिटर इसके साथ लगा हुआ है सीरीज में, एंड आ रेजिस्टेंस, कैपेसिटर सी एंड आ रेजिस्टेंस आर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द एसी सोर्स, यानी इस एसी सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर जो है ना सीरीज में लगे हुए हैं। तो क्या है कि यानी इन दोनों के ये यहाँ से यहाँ तक, अब ये जो है ना ये बिकॉज दीज टर्मिनल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये दोनों कंपोनेंट्स सीरीज में कनेक्टेड है, इनके थ्रू जो है करंट जो है ना सेम करंट विल फ्लो थ्रू दिस कंपोनेंट, यानी वही करंट कैपेसिटर से गुजरेगा, वही रेजिस्टेंस से गुजरेगा, यानी करंट जो है वो सेम होगा थ्रू द होल सर्किट। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है। जब कोई कंपोनेंट सीरीज में लगे हो ना तो उनके थ्रू करंट जो है ना वो सेम होता है सीरीज सर्किट के। आप लेकिन इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो डिफरेंट होगा। अगर यहाँ से लेकर यानी इस कैपेसिटर के टर्मिनल्स के क्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हम वी सी से रिप्रेजेंट करें, इट विल बी इक्वल टू वी सी, यानी यहाँ से यहाँ तक इसके टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो वी सी है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी रेजिस्टेंस और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वी आर है, उसको हम वी आर से रिप्रेजेंट करें। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ रेजिस्टर इज इक्वल टू वी आर एंड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू वी सी, उसको वी सी से रिप्रेजेंट कर दो। तो देन अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ ये आप देखें, इफ़ द वी आर जो है वो किसके इक्वल होगा, वी आर विल बी इक्वल टू
रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ करंट, करंट जो है ना IRMS के इक्वल ही है, यानी सेम करंट फ्लोज थ्रू द होल सर्किट, सारे सर्किट में से सारे कंपोनेंट्स के थ्रू सेम करंट फ्लो करता है, यानी करंट दोनों सूरतों में IRMS के इक्वल है। तो इसलिए इसके टर्मिनल्स के रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो क्या होगा अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ I इंटू आर, यानी इसकी रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द करंट। रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द रेजिस्टर इज कॉल्ड R। तो उसके R के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड VR, तो दैट विल बी इक्वल टू रूट मीन्स के वैल्यू ऑफ करंट V इज इक्वल टू IR बाय ओहम्स लॉ, वो इसके इक्वल आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद आप यानी इसके क्रॉस लिखें ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस VC क्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ कैपेसिटर। अब कैपेसिटर की ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर जो है वो XC के इक्वल है, ठीक है ना। तो R की जगह हम क्या लिखेंगे XC, इंस्टेड ऑफ R वी विल इन केस ऑफ कैपेसिटर वी विल राइट XC और इनटू IRMS, यानी रेजिस्टेंस कैपेसिटिव रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द करंट, यही है ना बाय ओहम्स लॉ। तो VC यानी पोटेंशियल क्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ कैपेसिटर विल बी इक्वल टू I, उसके थ्रू फ्लो करने वाला करंट IRMS इनटू XC, उसकी ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर XC। अब आपको पता है कि XC हमने कैपेसिटिव AC थ्रू आ कैपेसिटर वाले में किया था टॉपिक में कि XC किसके इक्वल होता है, RMS 1/ωc के। XC किसके इक्वल होता है 1/ωc के इक्वल, XC इज इक्वल टू 1/ωc। तो इससे हम ये VC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके बाद हम ये बताते हैं कि VC किसके इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा IRMS ओवर ωc, इसके इक्वल VC इसके इक्वल आ जाएगा। अब हम इसकी वेक्टर डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर डायग्राम आपने देखा, आपको ये पता होगा कि इन केस ऑफ अ रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज, और जब किसी रेजिस्टेंस को AC सोर्स के साथ लगाया जाता है तो क्या होता है कि वोल्टेज और करंट जो है ना वो इन फेज होते हैं। इन केस ऑफ अ रेजिस्टेंस AC थ्रू अ रेजिस्टर वाला टॉपिक रिकॉल करें तो आप देखेंगे कि आपको पता होगा कि वोल्टेज और उसका ग्राफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन यूँ थी कि V यूँ और I यूँ। तो अब हम ये इसको I से रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ये I और VR, यानी किसके अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, दीज आर इन फेज के। AC थ्रू आ रेजिस्टर वाले सर्किट में देखें कि रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज, उसके टर्मिनल्स के क्रॉस वोल्टेज और जो करंट होता है बोथ आर इन फेज, वो दोनों इन फेज होते हैं, यानी उनमें फेज डिफरेंस नहीं होता। जब दो क्वांटिटीज इन फेज हों तो उनको सेम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना हम, कि VR की भी यही डायरेक्शन है, IRMS की भी वही डायरेक्शन है, कि यानी करंट की भी वही डायरेक्शन है और उसकी वोल्टेज की भी यही डायरेक्शन है। इस केस में I यानी जो करंट फ्लो करता है थ्रू द होल सर्किट, I इट इज़ इन दिस डायरेक्शन एंड वोल्टेज इज ऑल VR इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन। VR आप किसके इक्वल होता है, VR इज इक्वल टू IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट मल्टीप्लाइड बाय R। लेकिन इन केस ऑफ अ कैपेसिटर के केस में आपने देखा होगा कि करंट लीड करता है जबकि वोल्टेज जो है वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो है वो लैग करती है, यानी करंट लीड करता है, वोल्टेज जो है वो लैग करती है। यानी करंट इन केस ऑफ अ कैपेसिटर करंट लीड करता है, यानी अगर हम सेम करंट चूँकि फ्लो कर रहा है थ्रू द होल सर्किट तो I को हम इसी एक्सिस के अलॉन्ग ही रहने देंगे, यानी I यही है। तो ये करंट जो कैपेसिटर के क्रॉस भी यही करंट फ्लो कर रहा है, तो लेकिन कैपेसिटर के टर्मिनल्स के क्रॉस जो वोल्टेज है दैट लैग्स द करंट, यानी करंट लीड करेगा इस केस में, अब जबकि वोल्टेज जो है वो लैग करेगी। तो वोल्टेज को हम लैगिंग क्वांटिटी को यूं प्लॉट करेंगे, यानी VC कैपेसिटर के टर्मिनल्स के क्रॉस वोल्टेज क्या है VC, विच इज़ इक्वल टू
आई आर एम एस यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाय ओमेगा सी, ये हमने निकाला था ना पहले, इसके इक्वल होता है। तो ये वी सी इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू ओमेगा सी डिवाइडेड बाय ओमेगा सी, इसके इक्वल होगा। इसकी हमने ये इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ये जो है वो 90 डिग्री है, यानी ये एंगल, यानी इन दोनों का चूंकि वोल्टेज कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है वोल्टेज को विद द फेज डिफरेंस ऑफ पाई/2, तो ये फेज डिफरेंस इन दोनों क्वांटिटीज़ में वी सी में और आई में जो है वो 90 पाई/2 का फेज डिफरेंस है। तो ये इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगी। तो अब अगर हम इनकी इसका ना रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर्स का वी आर का और वी सी का, ये वी आर भी तो इस डायरेक्शन में है ना, वी आर और वी सी का रिजल्टेंट निकालने के लिए ना हम इनके पैरेलल वेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह ना इनको हेड एंड टेल रूल से ड्रॉ कर लेते हैं। यानी वेक्टर वी आर को, वी आर जो है ना हम इस तरह भी तो ड्रॉ कर सकते हैं ना, ये भी तो इसके पैरेलल वेक्टर जो है वो वी आर, ये भी तो वी आर ही होगा ना, ये वाला डॉटेड लाइन से जो मैंने शो किया। इसी तरह वी सी जो है होगा वो इस तरह है, यानी उसको हम यूं भी ड्रॉ कर सकते हैं, वी सी इस तरह। ये वी आर, ये वी सी। अब ये क्वांटिटी जो है ना वी सी है, ये वी आर है। तो अब अगर इनका रिजल्टेंट, ये देखो ये वी सी ड्रॉ किया हुआ है, इसके आगे हेड एंड टेल रूल से हम वी आर ड्रॉ कर दिया, यानी वी सी के साथ वी आर की टेल वी सी के हेड से, और इससे ये उसका हेड है। तो अब अगर हम इसको, इसका रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, इसकी टेल से इसके हेड तक आता हुआ वेक्टर, यानी वी सी प्लस वी आर जो है रिजल्टेंट ऑफ वो दोनों का कैपेसिटर के टर्मिनल्स के क्रॉस वोल्टेज का और रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स के क्रॉस वोल्टेज जो है, दोनों का रिजल्टेंट जो है वोल्टेज जो है रिजल्टेंट वोल्टेज, वो उसको हम बोलते हैं वी आर एम एस। वो रूट मीन स्क्वायर यानी एवरेज वैल्यू उसकी होगी वोल्टेज की, इन दोनों की। तो वो इस तरह ऑब्टेन करेंगे हम, दैट इज़ गिवन बाय दिस वेक्टर, इससे। अब ये देखें, ये वी आर एम एस जो है ना वी सी और वी आर का रिजल्टेंट है। तो किसी दो क्वांटिटीज़ का रिजल्टेंट वेक्टर यानी वी आर एम एस जो है वो दैट इज़ द वी आर एम एस इज़ द रिजल्टेंट ऑफ वी सी एंड वी आर। तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर किसके इक्वल होता है, उन दोनों की मैग्नीट्यूड्स का स्क्वायर। वी आर की मैग्नीट्यूड अगर वी आर के इक्वल है उसका स्क्वायर प्लस वी सी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इसके इक्वल होगा, इस तरह से वी आर एम एस इसके इक्वल आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू पुट करें, वी आर किसके इक्वल है, आई आर एम एस ओवर ओमेगा सी, तो ये इसका स्क्वायर हो गया, प्लस वी सी किसके इक्वल है, हमने यहाँ निकाला था आई आर एम एस इंटू, ये तो वी सी की वैल्यू लगा दी हमने, चलें ये आगे पीछे भी हो सकता है, इसको वी सी समझ लें, चलें हम यूँ लिख लेते हैं, वी सी की हमने पहले लगा दी, प्लस वी आर की वैल्यू क्या है, वी आर इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर, कैपिटल आर, रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, इसका स्क्वायर, इन दोनों का रिजल्टेंट है। इसका निकालिएगा, ये आ जाएगा वी आर एम एस, ये आई एम एस स्क्वायर जो है ना दोनों में से कॉमन ले लें, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू, ये बाहर आ गया, इंटू 1 ओवर ओमेगा सी, यानी ओमेगा सी का स्क्वायर, या आप कह लें ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, या यानी इसी तरह ही लिखते हैं, ये बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं, 1 ओवर ओमेगा सी का स्क्वायर प्लस आई आर एम एस बाहर निकालिए ना, इधर से भी आई आर एम एस का स्क्वायर बाहर निकल गया, प्लस आर स्क्वायर, इस तरह। तो ये आ जाएगा बराबर वी आर एम एस, आप आई आर एम एस स्क्वायर अंडर रूट साइन से बाहर निकला तो ये आ जाएगा आई आर एम एस वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू अंडर रूट ये, तो ये अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, यानी एक्स सी, 1 ओवर ओमेगा सी किसके इक्वल है, एक्स सी के,
का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी ये आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। हम अब ना ऐसे इधर करके ये लिख लेते हैं, उधर जगह नहीं है तो इधर बना लेते हैं। तो ये आ जाएगा, ये आई आर एम एस को इस तरफ ले जाएं, वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस आर सी सर्किट की, यानी ये आर सी सर्किट की कंबाइंड रेजिस्टेंस आ जाती है। यानी आई आर एम एस इधर डिवाइड कर दिया तो इधर क्या बचा, अकेला एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब ये क्या चीज़ है, ये एक्स सी और आर का रिजल्टेंट है। वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस, थोड़ा सा बच्चे इधर कर लेते हैं, बाकी का हिस्सा हम इधर सॉल्व कर लेते हैं इस जगह। वी आर एम एस और ओवर आई आर एम एस क्या चीज़ है, एक्स जी के इम्पिडेंस, यानी कंबाइंड ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर एंड इंडक्टर, यानी रिजल्टेंट ऑफ कैपेसिटिव क्या नाम है, रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। यानी वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस इज इक्वल टू जी, विच इज़ इक्वल टू बाय दिस इक्वेशन, ये जो हमने पीछे निकाला, एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन क्या शो कर रही है कि जी जो है वो एक्स सी और आर का रिजल्टेंट है। यानी ये एक्स सी अगर एक वेक्टर हो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो वेक्टर हो और आर भी एक वेक्टर हो, तो इनका रिजल्टेंट है जी जो है इम्पीडेंस। तो अब हम इम्पीडेंस डायग्राम भी, इम्पीडेंस के लिए भी वेक्टर डायग्राम बना सकते हैं इस तरह से कि जो है इंडक्टिव रेजिस्टेंस, सॉरी कैपेसिटर की रेजिस्टेंस, रजिस्टर की रेजिस्टेंस जो है वो है, चूँकि वो वोल्टेज के साथ इन फेज थी, वो उसको अलॉन्ग एक्स एक्सिस इस तरह ले लिया आर, और एक्स सी जो है ना वो इस तरह ले लें। तो फिर हम एक्स आर चूँकि इज इन दिस डायरेक्शन में है ना, आर की डायरेक्शन जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। एक्स सी जो है कैपेसिटर, जिस तरह वोल्टेज भी तो इसी के इक्वल है ना, आई आर एम एस इंटू एक्स सी, तो वो आई आर एम एस तो वो तो कंबाइन है ना दोनों में, तो ये एक्स सी और आर का रिजल्टेंट है। आर को अलॉन्ग दिस एक्सिस ड्रॉ करेंगे, इनके दरमियान फेज डिफरेंस जो है π/2 का है। अब इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए ना, जी निकालने के लिए हम सपोज करेंगे कि आर जो है ना वो हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, यानी उसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह भी तो π/2 का फेज डिफरेंस है ना, कि आर को यहाँ ले आते हैं ऐसे, तो ये एक्स सी और आर का रिजल्टेंट वेक्टर, यानी इनको हेड एंड टेल रूल से ड्रॉ कर दिया, तो इनका रिजल्टेंट जो है वो जी के इक्वल है। तो जी इज़ इक्वल टू वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस। जिस तरह ये जो एवरेज रूट मीन्स के वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो है ना, दैट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड वी सी और वी आर का रिजल्टेंट है। लेकिन इसी तरह ये जो जी है ना, यानी इम्पीडेंस जो है इस पूरे आरसी सर्किट की, इसको आरसी सर्किट ही बोलेंगे ना, आरसी सर्किट की इम्पीडेंस जो है ना, दैट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट है, इन दोनों की। और जो एंगल वो बनाती है आर के साथ, जी जो है, जी का जो एंगल है करंट के साथ या करंट एक्सिस के साथ या आर के साथ ही ले लें, दैट इज़, यानी ये जो है वो कहलाता है थीटा। तो थीटा हम कैसे निकालेंगे, अगला पेज ले लें। थीटा कैसे आएगा इस डायग्राम से, थीटा इज इक्वल टू, यानी हम टेन थीटा वाले से, टेन थीटा इज इक्वल टू वी सी, ये यूं है ना डायग्राम, ये वी आर है, ये वी सी है, तो ये क्या है, वी आर एम एस। इस तरह, तो ये वाला एंगल जो है ना वो दैट इज़ कॉल्ड थीटा। अब अगर हम वी आर यूँ हैं, वी सी को हम इस तरह ड्रॉ कर लें हेड एंड टेल रूल से, तो देन
देखें कि इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, ये वाला एंगल राइट एंगल, तो इसमें tan थीटा किसके इक्वल आता है, बी आर ओवर वी सी ओवर वी आर। ये वाला ये एंगल 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर है, ये इसकी बेस है, तो वी सी ओवर वी आर के इक्वल, यानी tan थीटा किसके इक्वल है, वी सी कैपेसिटर के टर्मिनल्स के क्रॉस वोल्टेज डिवाइडेड बाय वो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज, तो इसके इक्वल है। तो हम इसकी वी सी की वैल्यू लगा देते हैं इस इक्वेशन में। वी सी किसके इक्वल होता है, आई आर एम एस इंटू आई आर एम एस डिवाइडेड बाय इंटू 1/ओमेगा सी, इसके इक्वल था ना निकाला, डिवाइडेड बाय वी आर किसके इक्वल है, आई आर एम एस इंटू आर, रूट में इंटू कैपिटल आर। तो आई आर एम एस ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 1/, ये है 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी इंटू आर, इसके इक्वल आ गया आपके पास, यानी tan थीटा इसके इक्वल आ गया। तो थीटा किसके इक्वल है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/ओमेगा सी इंटू आर इसका, यानी ये जो एंगल मीन्स ये जो रेफरेंस एक्सिस के साथ ये जो एंगल वोल्टेज बनाती है ना वी आर एम एस, यानी रूट मीन्स के वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो है वो जो करंट के साथ आई आर एम एस के साथ एंगल बनाएगी, दैट इज़ गिवन बाय दिस टेंजेंट ऑफ 1/ओमेगा सी इंटू आर इसके। तो वी कैन फाइंड द इम्पिडेंस ऑफ आर सी सीरीज सर्किट बाय वेक्टर एडिशन, यानी वेक्टर एडिशन ऑफ आर एंड सी, उनके वेक्टर एडिशन से, रिप्रेजेंटिंग आर इन बाय हॉरिजॉन्टल लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी करंट की डायरेक्शन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन से आर रिप्रेजेंट किया जाएगा और जी उसको लैग करेगा। द रिएक्टेंस एक्स इज शोन बाय द लाइन लैगिंग द आर बाय 90 डिग्री। तो द एंगल विच द line representing the impedance Z makes with the R gives the phase difference between the voltage and the current, यानी ये एंगल जो है ना थीटा जो निकालेंगे हम, दिस विल गिव यू द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज करंट एंड वोल्टेज, वो इस करंट और वोल्टेज वी आर एम एस के दरमियान फेज डिफरेंस को शो करेगा, निकालेंगे, यानी वो उसका फेज डिफरेंस होगा एंगल जो है। तो यहाँ थीटा यानी ये एंगल जो है इसी के इक्वल था ना, थीटा वाज इक्वल टू एक्स सी ओवर आर, यानी इनका रिजल्ट है। दूसरी डायग्राम में भी ऐसे ही है, तो एक्स सी किसके इक्वल है, 1/ओमेगा सी, इसका tan यानी tan थीटा इसके 1/ओमेगा सी, आर क्या है, आर ही है, ठीक है, इसके tan, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वन ओवर ओमेगा सी इंटू आर। तो ये चीज़ है, तो थीटा इज द एंगल विच रूट मीन्स के वैल्यू ऑफ वोल्टेज मेक्स विद द करंट, यानी करंट और उसके वी आर एम एस के दरमियान एंगल होगा, और इसी के एंगल को यही कहलाता है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, यानी थीटा ही जो है ना वोल्टेज और करंट के दरमियान फेज डिफरेंस है, वी आर एम एस और करंट के दरमियान आई आर एम एस के। तो ये आपने नेक्स्ट पढ़ के आइएगा। फिर इसी का दूसरा हिस्सा जो है एसी थ्रू आर एल सीरीज सर्किट, यानी कि जब एक कंडक्टर और रेजिस्टर सीरीज़ में लगे हों, ये कल करेंगे, ये आज नहीं कंप्लीट हो पाएगा ये टॉपिक, बाकी का कल करेंगे इंशाल्लाह। आज सिर्फ इतना पढ़ के आए हैं अच्छे तरीके से, ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक, ये आया हुआ है आपका ना, आया तो ये एसी थ्रू एन इंडक्टर भी हुआ है बोर्ड में, इसी में कई दफ़ा, एक दफ़ा 2016 में आया हुआ है एसी थ्रू इंडक्टर, और इसी तरह एसी थ्रू कैपेसिटर भी 2016 में ग्रुप 2 में आया हुआ है। ग्रुप 1 में एसी थ्रू एन इंडक्टर आया हुआ है, ग्रुप 2 में एसी थ्रू कैपेसिटर आया हुआ है। एसी थ्रू रजिस्टर जो है ना हमारे लाहौर बोर्ड में तो नहीं आया, किसी और बोर्ड में आया हुआ है। पहले ये भी पढ़ना है, ये भी ज़रूरी है ना, ये आगे यूज़ होता है। पढ़ लिया हमने कर अब तो, लेकिन आपने तैयार भी करना है इस टॉपिक को, जो भी चैप्टर करना है पूरा करना है, उसमें से छोड़ना कुछ नहीं है।
वैसे इंपॉर्टेंट को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लिख लिख के देख लेते हैं, लेकिन पढ़ना सब है। तो बाकी कल करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।